नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड की शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसके मैंने 5 पार्ट डाल दिए थे। 5 पार्ट आपने देख भी लिए होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज हम छठे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे छठे पार्ट की प्रश्नोत्तरी है। हम 5 पार्ट के अंतर्गत 80 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज हम 81वां क्वेश्चन लेके आए हैं और 81वें क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। तो चलो हम समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बड़ा अनमोल होता है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो का और अपनी सीरीज़ का 81वां प्रश्न, निम्न में से लेखन कौशल की विधि है। यहाँ पर आपको पूछा है लेखन कौशल, कि लेखन सिखाने के लिए छात्रों को हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो देखो, स्वतंत्र अनुकरण विधि की रूपरेखा अनुकरण विधि की जैक्टॉट विधि के उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर लेखन कौशल की विधि है उपर्युक्त सभी प्रकार की विधियां है, जो स्वतंत्र अनुकरण विधि है, चाहे रूपरेखा अनुकरण विधि है, चाहे जैक्टॉट विधि है, सभी विधियां लेखन कौशल के लिए उपयोगी है, लेखन सिखाने के लिए उपयोगी है। अब चलो हम जान लेते हैं, थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि ये विधियां है क्या। तो देखिए, सबसे पहले स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अक्षर लिखकर विद्यार्थी अभ्यास करता है। स्वतंत्र रूप से जो चाहे वो लिखकर अपने अपने अभ्यास करता है, कुछ न कुछ वह लिखता है। दूसरा है रूपरेखा अनुकरण विधि। इसके अंतर्गत बालक क्या करता है कि बालक के सामने कुछ मुद्रित पुस्तकें रख दी जाती है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों की ये मुद्रित पुस्तकें आती है, जिसमें डॉट 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 में ऐसा लिखा हुआ होता है, और छात्र उसको बिंदुओं को क्या कर देता है, मिला देता है। तो वो होता है रूपरेखा अनुकरण विधि की रूप। और जैसे अ बनाना है तो डॉट 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 करके अ बना दिया, तो बच्चा उसके ऊपर गोट देगा, तो वह हो जाएगी रूपरेखा अनुकरण विधि। अब हमारे यहाँ पर थी जैक्टॉट विधि। यह विधि क्या है, देखिए आप, जैक्टॉट विधि, यह विधि शिक्षाविद ने दी थी। शिक्षाविद का नाम था जैक्टॉट। इन्होंने ये विधि लेखन के क्षेत्र में दी थी, इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया था जैक्टॉट विधि। इसमें बालक क्या करता है, स्वयं, इसको स्वयं संशोधन विधि भी कहते हैं, क्योंकि बालक क्या करता है, बालक अपने लेखन को, बालक जो भी लिखता है वह मूल कॉपी से मिला लेता है। अब अपनी सही है गलत है वो देख लेता है, स्वयं जांच कर लेता है। जैसे उसने कुछ भी लिखा, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा या कुछ भी आ ई ऊ लिख दिया, तो उसके बाद क्या करेगा कि उनके पास जो मेन किताब होगी जिसमें ये सारा लिखा हुआ होगा, उससे वो मिलान करेगा कि मैंने क्या सही लिखा और क्या त्रुटि की है। तो स्वयं जांचेगा, स्वयं है ना वो अपना मूल्यांकन करेगा। इसलिए इसको कहते हैं स्वयं संशोधन विधि भी कहते हैं और जैक्टॉट विधि भी कहते हैं। ये तीनों विधियां लेखन के क्षेत्र में उपयोगी है। मोंटेसरी विधि भी लेखन के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरा आपका 82वां क्वेश्चन है, निम्न में से हर्बटीय, देख लीजिए, निम्न में से हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हर्बर्ट क्या है, हर्बर्ट महोदय कौन है, उन्होंने कौन कौन सी विधि दी थी, क्या दिया था, सारी मैंने आपको गई वीडियो में व्याख्या के द्वारा बता दिया था। अब आपने अगर उसको ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे कि हर्बटीय विधि है क्या, अगर आपको पता हो तो। चलो अपन ऑप्शंस देखते हैं कि हर्बटी विधि के संबंध में कौन से कथन असत्य है। देखिए, यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट महोदय हैं। यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो देखिए, अपन ढूंढते हैं असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर्बर्ट की पंचपदीय कहलाता है। तो पंचपदीय मतलब 5 सोपान है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस विधि में बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। बिल्कुल, यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इसमें छात्रों को बोध कराया जाता है, सिखाया जाता है ना।
नेक्स्ट है इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, तो बिल्कुल सही है, इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट महोदय है। और यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, नो रॉन्ग, क्योंकि यह विधि किससे है, बोध स्तर से, स्मृति स्तर से नहीं है। इसमें कुछ याद करने का या रट के रखने की वाली बात आती ही नहीं है, इसलिए यह गलत है कि स्मृति स्तर से संबंधित नहीं है। ये बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, सेकेंड ग्रेड में भी आया है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। रेखीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका प्रश्न नंबर 83, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। देखो, आपको मैंने अभिक्रमित अनुदेशन बताया था, अभिक्रमित अनुदेशन के आपको भाग बताए थे, आपको ध्यान हो तो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन, बहुत सारे हैं। मेन रूप से अपन रेखीय, शाखीय, अवरोही इसको ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पूछा गया है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है। तो देखो, अपन ऑप्शंस में देखते हैं, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन और बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखो, इसका उत्तर क्या है मैं आपको बताती हूँ। बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को कहते हैं आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन। जैसे आपने जाना होगा कि जो आपके रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है ना, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसकी नर महोदय थे, और इसके नॉर्मल एंड काउडर शाखीय के। अब नेक्स्ट आपको देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण बीएड जब करते हैं, साधारणतया सभी सूक्ष्म शिक्षण के दौर से गुजरते हैं, और बिना सूक्ष्म शिक्षण के बीएड पूरी होती ही नहीं है। तो देखिए, अगर आपने अच्छे से बीएड करी है, बीएड को ध्यानपूर्वक करी है, सूक्ष्म शिक्षण अच्छे से किया है, तो आप इसको जरूर बता दोगे। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। ये क्या कह रही है परिभाषा, ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। नियंत्रित है, सीमित है, कि हमको इतना ही अभ्यास करना है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है, कि हम एक विशिष्ट व्यवहार के अंतर्गत नियंत्रित कुछ दशाएं होती है, उसमें हम सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों को सीखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी। देखो, बी के पासी ने, कि एलन और ईव ने, कि क्लिफ्टन ने, कि डेविड यंग ने। तो यह परिभाषा एलन एवं ईव ने दी थी। सर्वप्रसिद्ध परिभाषा है एलन एवं ईव की, अधिकतर एग्जामों में यह परिभाषा पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से करके आए तो बहुत जानते होंगे कि जैसे कि हम सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों से, प्रस्तावना कौशल से शुरुआत करते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, और हम कौशलों का 5 कौशलों का सूक्ष्म शिक्षण के दौरान अभ्यास करते हैं। ऐसे तो कुल बहुत सारे हैं कौशल, पर हम अपने बीएड के दौरान 5 कौशलों का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर का, 85 नंबर का देखिए आप, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये विधि बहुत खर्चीली है। कौन सी विधि है, आप बताइएगा मुझे इसमें से उत्तर, कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि, की सैनिक विधि, की अनुकरण विधि, की भाषा शिक्षण यंत्र विधि। तो देखो, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है वो अपेक्षाकृत व्यय साध्य विधि माना जाता है, क्योंकि इस विधि से बालक को पढ़ाने में बहुत अधिक खर्चा आता है, जिससे कि हर कोई इसको वहन नहीं कर सकता है। इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि को सर्वाधिक व्यय साध्य माना जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पदों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। बालक है, उसके लिए मशीन चाहिए, सामने कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के द्वारा इसको वो सीखता है, उसके पश्चात स्वयं ही मूल्यांकन करता है, उसको सही गलत का इतना एहसास भी नहीं होता है। तो ये व्यय साध्य विधि मानी जाती है। नेक्स्ट आप देखो इसमें एक भी बता देती हूँ मैं, सैनिक विधि मैंने आपको पहले भी बताया, भाषा संगठना पर सैनिक विधि बल देती है। और ये कब शुरू हुआ था, आप मुझे बताना कि सैनिक विधि की शुरुआत कब हुई थी, कौन से विश्व युद्ध के तहत हुई थी। मैंने आपको आगे की वीडियो में ये बताया है कि भाषा संगठना पर बल देती है, और कौन से विश्व युद्ध के दौरान सैनिक विधि का प्रारंभ हुआ था। ये आप मुझे अगर वीडियो देखोगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है।
नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षाओं से विद्यार्थी के डैश 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 का पता नहीं लग पाता। निदानात्मक परीक्षाएं, अब निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि जब हम उपलब्धि परीक्षण छात्रों का करते हैं तो हमको छात्र की कमजोरी का पता चलता है। तो जब उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम छात्रों की कमजोरी का पता लगाते हैं तो पता लगाकर हमको पता चलता है कि इस बालक में ये कमी है। तो हम पता लगाएंगे निदानात्मक परीक्षण के द्वारा कि छात्र में क्या कमी है। तो सबसे पहले हम किस कारण से वो रिजल्ट में पिछड़ गया, मान लो कोई बालक फेल हो गया, थर्ड डिवीजन पास हो गया, तो हम निदान करके पता लगाएंगे कि थर्ड डिवीजन पास होने के पीछे कारण क्या है। वो तो हो गया निदान, कारण का पता कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे कि बालक को पता करके इस कारण से है तो फिर उसका उपचार करेंगे। तो यह है निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पूछा निदानात्मक परीक्षाओं से विद्यार्थी के डैश का पता नहीं लग पाता, क्या नहीं, व्यवहार स्तर का पता नहीं लग पाता, कि व्यवहार का पता नहीं लग पाता, कि व्यक्तित्व का पता नहीं लग पाता, कि इसमें से कोई नहीं। तो अब देखिए निदानात्मक परीक्षाओं से विद्यार्थियों के स्तर का पता नहीं लगता है। स्तर का पता तो कब लगेगा, जब हम उपलब्धि परीक्षण करेंगे, छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, उस समय स्तर का पता लगाएंगे कि बालक फर्स्ट डिवीजन पास है, सेकंड डिवीजन पास है, या तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता लगा लेंगे, मूल्यांकन के द्वारा पता लगाएंगे। पर निदानात्मक परीक्षा में तो हम क्या करते हैं, उसकी कमियों का पता लगाते हैं। इसलिए हम स्तर का पता नहीं लगा सकते, उसके जरूर व्यवहार का पता लगाएंगे क्योंकि निदान कर रहे हैं हम, और व्यक्तित्व का पता भी हम लगाएंगे क्योंकि हम निदान कर रहे हैं, पर हम स्तर का पता निदानात्मक परीक्षाओं के द्वारा नहीं लगा सकते। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है स्तर का पता हम नहीं लगा सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में परीक्षण तथा डैश 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि निदान ढूंढ लेने के बाद हम उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। कि भाई हमको पता चल गया कि इसको ये बीमारी है तो इसकी इसमें कमी है, तो इस कमी का हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण में परीक्षण तथा डैश 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परीक्षण तथा मापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि परीक्षण तथा निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि परीक्षण तथा संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि परीक्षण तथा मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में परीक्षण तथा मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि छात्र की हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा परीक्षण करेंगे और मूल्यांकन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या हम जिस चीज का उपचार कर रहे थे उसमें छात्र में कुछ भी सुधार हुआ है या नहीं है, कि हमें और उपचारात्मक शिक्षण करने की आवश्यकता है। तो हम परीक्षण के द्वारा और मूल्यांकन के द्वारा इसका पता लगा लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। अब अपन निदानात्मक परीक्षाएं क्यों लेते हैं, बालक के, है ना, कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए लेते हैं, कि प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए लेते हैं, कि दोनों प्रकार के छात्रों का पता लगाने के लिए लेते हैं, कि उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली छात्रों का तो हमें क्यों पता लगाना पड़ता है भाई, वो तो ऑलरेडी प्रतिभाशाली है। तो ये तो हो गया भाई आपके क्रॉस, इसलिए क्रॉस हो गया, तो दोनों प्रकार के भी क्रॉस हो गया, ये तो क्रॉस ही है। तो बचा कौन सा, कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए हम निदानात्मक परीक्षाएं लेते हैं, कि किस कारण से यह कमजोर है, उस कारणों का हम पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, निदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 89वां क्वेश्चन है आपके, प्रदर्शन विधि के संबंध में असत्य कथन है। देखो इस चीज का ध्यान रखना, असत्य कथन पूछा है आपको, मतलब 3 कथन आपके यहाँ पर सत्य है, 1 कथन आपका असत्य है। मैं प्रदर्शन विधि के बारे में पहले भी आपको समझा चुकी हूँ तीनों वीडियो में, इसलिए मैंने आज असत्य कथन का बनाया है कि आपको अच्छे से अगर समझ में आया हो तो आप असत्य कथन को निकाल सकते हो। देखो अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे से इसका आंसर भी बता देंगे। और इसका ऑप्शन है, इसमें मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मूर्त सामने दिखाई दिया, अमूर्त
नहीं दिखने वाला। प्रदर्शन विधि के नाम से ही स्पष्ट है कि सामने जो चीज दिखाई जाती है उसी का प्रदर्शन किया जाता है, भले वो मॉडल के रूप में हो, चाहे विज्ञान हो, तो कोई प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हो कि कुछ भी कर रहे हैं, सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, यह विधि अधिक खर्चीली है। दूसरा ऑप्शन, यह विधि मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, इसमें विषय वस्तु का अधिक स्पष्टीकरण दिया जाता है। देखो, आपको असत्य कथन छांटना है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल सही है कि इसमें मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आप है मेरे साथ साथ हल करना, जब भी आप वीडियो को देखो आपको भी पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर है, यह विधि मनोवैज्ञानिक है, बिल्कुल प्रदर्शन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें विषय वस्तु का अधिक स्पष्टीकरण दिया जाता है, क्योंकि सामने दिखाकर हम अगर स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे, अध्यापक कोशिश करता है कि उसको अच्छे से समझाए, सामने जो दिखाई दे रहा है उसको तो अच्छे से समझाने के कारण वो स्पष्टीकरण क्या करेगा, अधिक करेगा। अब बच्ची, ये विधि अधिक खर्चीली है, तो नहीं, ये विधि अधिक खर्चीली नहीं है, ये विधि कम खर्चीली है, क्योंकि प्रत्यक्ष सामने दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, या कोई प्रकृति में ले जाके कोई चीज दिखा रहा है, या बाहर से कोई पेड़ पौधे लाके दिखा रहा है, या कुछ भी दिखा रहा है प्रत्यक्ष, तो ऐसा कोई खरीद के लाके इतना दिखाना ऐसा नहीं है। इसमें प्रदर्शन विधि में क्या है कि ये कम खर्चीली विधि मानी जाती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यह विधि अधिक खर्चीली है, तो ये आपका असत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, आजकल के कंपटीशन एग्जाम का ट्रेंड बन गया है कि असत्य कथन है, नहीं है। तो आपको गहराई से ज्ञान होगा, वह विधि पूरी रटम रटा रटी हुई होगी, तो ही आप उसमें से असत्य कथन और सत्य कथन निकाल सकोगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं आपको इसी से संबंधित असत्य सत्य के क्वेश्चनों का आप हल करवाऊंगी, ताकि आपके जो जो विधि मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दी है उन विधियों के बारे में अब मैं क्या करूंगी, सत्य असत्य निकाल के आपको क्वेश्चन बनाऊंगी, ताकि आप क्या है कि अगर उस विधि के अच्छे से पढ़ लिए तो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकोगे। देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में असत्य। देखो फिर क्या पूछा है, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में असत्य है। तो पहला ऑप्शन से, इस विधि का अन्य नाम सुगम पद्धति तथा निर्बाध विधि भी है, इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, इसका एक नाम अन्य भी है। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित क्वेश्चन बना दूंगी, तो आपको सभी नाम पता चल जाएंगे। तो देखिए, आपको इस विधि का अन्य नाम सुगम पद्धति है, निर्बाध विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, प्राकृतिक विधि है, और एक नाम बचता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, ताकि आपको सारे नाम पता चल जाए। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम नहीं है, और आपको दे देगा सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि, और कोई चीज और दे देगा, तो आप उसमें से हल नहीं कर पाओगे। दूसरा है, देखो, इसमें सुनने व बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में सुनने व बोलने पर, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाकर टीचर क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो सुनने व बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। देखो, आपको असत्य छांटना। नेक्स्ट है, इस पद्धति में व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष दूर हो जाते हैं, और इस विधि में का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए किया गया था। अब आप असत्य छाटिए, तो देखो ऊपर वाले ये तो अन्य नाम है ही सही, इसमें सुनने बोलने पर बिल्कुल अधिक बल दिया जाता है। ये विधि भी मैंने आपको अगली बार के वीडियो में व्याख्या सहित समझाई थी, और बहुत सारी इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या की थी, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो आप तुरंत असत्य कथन पकड़ोगे। इस पद्धति में व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष दूर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके प्रत्यक्ष दिखाते हैं तो उसके दोष दूर हो जाते हैं। और इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए नहीं किया गया था, अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। और कौन से सन में किया गया था, मैंने आपको बताया है 1901 में सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और आपको मैंने बंगाल और इसमें इस महोदय ने किया था, टिपिंग महोदय ने किया था, इसमें यहाँ यार्स महोदय ने किया था, इस तरह का आपको मैंने पूरी व्याख्या बताई थी। अगर आप देखो तो आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से हल हो जाएगा। तो यह अपना गलत आंसर है कि इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 91, पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है, पेस्टोलॉजी महोदय की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है।
अनुकरण विधि है कि मोंटेसरी विधि है कि खेल विधि है कि मौखिक विधि है। अब देखो, आपको सारी विधियों का ज्ञान होगा तो आप आसानी से कर लोगे। मौखिक विधि तो किसी ने ऐसी कोई दी नहीं है। खेल विधि मैंने आपको बताया, कुक महोदय ने दी थी। मोंटेसरी विधि, जिसको साचर्य विधि भी कहते हैं, मारिया मोंटेसरी ने दी थी। बचा कौन सा? अनुकरण विधि। तो पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण। पेस्टोलॉजी इस बात पर बल देते हैं कि छात्र अनुकरण कर कर लेखन शिक्षण सीख सकता है। तो इसका राइट उत्तर कौन सा है? अनुकरण विधि। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 92 नंबर के क्वेश्चन पर। दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा दृश्य और श्रव्य, है ना, उपकरणों से संबंधित। आपके दृश्य श्रव्य उपकरण अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो दृश्य उपकरण होते हैं, एक श्रव्य उपकरण होते हैं, और एक दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं। एक सिर्फ दृश्य मतलब दिखाई देने वाले उपकरण, श्रव्य मतलब सुनाई देने वाले, और दृश्य श्रव्य जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलते हैं वो उपकरण दृश्य श्रव्य होते हैं, अपन साधारणतया जानते हैं। और जो सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इसके उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, सत्य नहीं है मतलब यहाँ पर असत्य पूछा है आपको कि असत्य कथन कौन सा है ना। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है। जब तक इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी बनती है। अब अपने को यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है, ध्यान से देखना। उपकरणों के प्रयोग में अधिगम सुगम बनता है, क्या सही बात है? देखते हैं अपन। देखो, चारों ऑप्शंस। यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है। नेक्स्ट, शाब्दिकता में कमी करते हैं, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। चलो माँ, एक एक को समझते हैं। आपको उत्तर पता चल गया होगा, अपन समझ लेते हैं। उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, बिल्कुल सही बात है कि हम अगर दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते हैं तो हमारा जो शिक्षण है वो सरल बन जाएगा, अधिक रुचिकर बन जाएगा, और छात्र उसको रुचि से पढ़ेगा, उसको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो दृश्य श्रव्य उपकरणों से क्या होता है कि छात्र ज्यादा ग्रहण करता है, क्योंकि सामने जो दिखाई देता है, और हमेशा कहा जाता है कि देखा हुआ हमेशा ज्यादा याद रहता है बनिस्पत सुना हुआ। तो यहाँ पर उपकरणों के प्रयोग से अधिगम क्या बन जाता है? सुगम, सरल बन जाता है। दूसरा है, ये तो सही है अपना। दूसरा है, एक मिनट, है ना, हाँ, यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है। बिल्कुल, यह सिर्फ एक साधन है, ठीक है, साध्य नहीं है। ये सिर्फ अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं? सरल बनाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री है तो एक साधन है, कोई चीज है। वो क्या है कि किसी भी अधिगम प्रक्रिया को, यानी हम जो सीखते हैं वो हमें सरल बना देता है उस चीज को। एक आपको मैंने पुस्तक के लिए भी एक प्रश्न दिया था कि पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक है, वो साध्य है कि साधन है? ये प्रश्न मैंने आपको हल करवाया है नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो पीछे मैंने पढ़ा दिया उसमें अगर आप उत्तर ध्यान हो तो बताना कमेंट्स करके कि पाठ्य पुस्तक साध्य है या साधन है। और उससे पहले एक प्रश्न और मैंने पूछा है आपको, वो भी आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन से, ये भी आपका सही है बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन, शाब्दिकता में कमी करते हैं। बिल्कुल, शाब्दिकता में कमी करते हैं, क्योंकि देख के सीख रहे हैं ना, तो ज्यादा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये शिक्षक के शिक्षण कार्यों को भी सरल बनाते हैं। शिक्षक को ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है, बालक देख के आसानी से सीख लेता है। तो शाब्दिकता में भी कमी करते हैं। ये शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। तो ये शिक्षक का स्थान कभी भी कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं ले सकती, क्योंकि शिक्षक का स्थान अपने आप में अलग होता है। अपन जैसे एक उदाहरण की मदद समझते हैं कि अपन मोबाइल से पढ़ रहे हैं, चाहे अपन लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, या अपन किसी से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो अपन विभिन्न शिक्षण सामग्रियों को खोलते हैं, उससे पढ़ते हैं तो क्या उसे पढ़ाने वाला कोई ना कोई शिक्षक होता है। बिना शिक्षक क्या पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। तो कोई भी साधन है, कोई भी उपकरण है, या कोई भी चैनल है, कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि शिक्षक का स्थान अपने आप में अलग होता है। बिना शिक्षक के आप पढ़ ही नहीं सकते। भले आपके सामने वो दिखाई नहीं देता हो, पर आपको पढ़ाने वाला तो कोई शिक्षक है। तो ये यहाँ पर गलत है कि दृश्य श्रव्य सामग्री वो शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता।
नेक्स्ट आपका 93 नंबर का क्वेश्चन है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मौन वाचन, आपने वाचन के दो प्रकार देखे होंगे, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में अपनों ने देखा था कौन कौन से वाचन थे, आदर्श वाचन है ना, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन छात्रों से कराता है, संवेद वाचन छात्र जोर जोर से एक साथ वाचन करते हैं जिससे छात्र की झिझक दूर होती है। और मौन वाचन के अंतर्गत बालक क्या करता है, मन में पढ़ता है। तो मन में पढ़ता है उससे संबंधित असत्य कथन, यहाँ पर भी मैंने आपको असत्य पूछा है। आज आपने देखा होगा, आप वीडियो देखोगे तो आपको महसूस होगा कि आपको असत्य कथन से संबंधित ज़्यादा कथन क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो देखिए, अवकाश का सदुपयोग कराना सिखाता है, बिल्कुल। क्योंकि हम जब भी कोई छुट्टियां होती है, हम कहानी पढ़ते हैं, चाहे हम उपन्यास पढ़ते हैं। अभी तो बच्चे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं पूरे दिन, और उनके पास मोबाइल के सिवाय कहानी पढ़ने का, उपन्यास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। पर जब हमारा समय था, उस समय हम गर्मी की छुट्टियां जब आती थी तो हम क्या करते थे, कहानियों की किताब लेते थे, हम चुटकुलों की किताब लेते थे, उपन्यास से पढ़ते थे, और हम क्या करते थे, पूरे दिन उसको मौन वाचन क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। तो हमारी छुट्टियों का क्या हो जाता था, सदुपयोग हो जाता था। तो अवकाश का सदुपयोग कराना सिखाता है, बिल्कुल सिखाता है। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाता है, बिल्कुल स्वाध्याय में रुचि बढ़ाता है, क्योंकि हम स्वाध्याय करना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, अपने आप में अपनी एक हैबिट बन जाती है कि हम मैंने आज ये नहीं पढ़ा तो मुझे पढ़ना है। और पढ़ने से संबंधित हैबिट होनी ही चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, दिन का 1 पेज 2 पेज ज्ञानवर्धक पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट है, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, बिल्कुल। अगर हम स्वाध्याय करेंगे, अवकाश के समय का सदुपयोग करेंगे, तो बिल्कुल हमारे ज्ञान की परिधि विस्तृत होगी, क्योंकि हमारे ज्ञान बढ़ेगा। हम जितनी पुस्तकें अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे वो कहानी की पढ़े, चाहे कोई साहित्य की पढ़े, चाहे कोई अन्य, जरूरी नहीं है कि साइंस का बच्चा साहित्य नहीं पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि है ना दूसरा मैथ्स का बच्चा है वो साहित्य नहीं पढ़ सकता है। साहित्य अपने में अलग चीज है, उसको पढ़ने में जो आनंद आता है वो किसी में नहीं आता है। तो हमारे जैसे जितना हम छुट्टियों को उपयोग के लिए कहानी, उपन्यास, अगर अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारी ज्ञान, या कोई हम धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमारे ज्ञान की परिधि विस्तृत होती है, बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होगा। तो ये भी सही है। हाँ, तो नेक्स्ट बचा कौन सा, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये हो गया रॉन्ग, क्योंकि मौन वाचन सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। वैसे तो शुरुआत 3rd क्लास से कर दी जाती है मौन वाचन की, पर 6ठी कक्षा से परफेक्ट बालक मौन वाचन करना सीख जाता है ना। तो सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। प्रारंभिक जो कक्षाएं होती है 1ली से 5वीं के लिए मौन वाचन बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। 6ठी से मौन वाचन को उपयोगी माना गया है। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की आधुनिक विधि। भाई, पढ़ना सीखने की आधुनिक विधि कौन सी है। बीएड के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का संबंधित जो पेपर है आपका, उसमें भी ये सारी विधियां दे रखी है। आप देखिए, अक्षर बोध विधि पढ़ना सीखने की विधि है, बिल्कुल है। ये दूसरा देखो आप, यंत्र विधि, बिल्कुल। संगति विधि, ध्वनि साम्य विधि। अब यहाँ क्या पूछा है, आधुनिक, सभी पढ़ना सीखने की विधियां है। एक ध्यान रखना, यहाँ सभी पढ़ना सीखने की विधियां है, पर आपको पूछा है आधुनिक विधि पूछा है, तो आधुनिक विधि यहाँ पर यंत्र विधि है। ठीक है। संगति विधि किसका नाम है, आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैंने ऊपर बताया। अब अपन ध्वनि साम्य, समान ध्वनियों वाला, आजा बाजा का, एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों को हम ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। संगति विधि अभी ऊपर बताया कौन सी विधि है। और यंत्र विधि जो हमारी आधुनिक विधि है। अब यंत्र विधि है क्या, चलो थोड़ा सा जान लेते हैं व्याख्या उसकी। यह एक आधुनिक विधि है, नाम से स्पष्ट हो गया। इसमें ग्रामोफोन, पुराने समय में ग्रामोफोन आते थे, उसके अंतर्गत एक तवा आता है, एक यंत्र आता है, जो उसमें एक पार्ट भर दिया जाता है, ठीक है, जिसे सुनकर फिर वो क्या है, ग्रामोफोन शुरू कर देते हैं। तो जिससे सुनकर बालक उसका अनुकरण करता है। ग्रामोफोन शुरू, ग्रामोफोन में जो बोलेगा बालक उसका अनुकरण करेगा, और अनुकरण करके पढ़ने का वो क्या करता है, अभ्यास करता है। और इसके उच्चारण में एक रूपता और पढ़ने के क्रम में समता आ जाती है। फिर वो ग्रामोफोन से जो बोलेगा और बालक जो बोलेगा, दोनों के उच्चारण में एक समान
प्रतीत होता है, एक समान हो जाएगा, किंतु यह विधि अधिक व्यय साध्य है। ग्रामोफोन हर किसी के घर में होंगे नहीं, उसमें तवे में पार्ट भरना, इतना सारा काम करना तो व्यय होगा। तो अधिक व्यय साध्य होने के कारण भारत जैसे देशों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो यंत्र विधि भारत में उपयोगी नहीं है, किसी किसी जगह हो भी सकती है, तो यह आधुनिक विधि है। और साथ में आपको मैंने जानकारी भी दे दी कि यंत्र विधि है क्या। तो ग्रामोफोन के माध्यम से पढ़ते हैं, ध्यान रख लेना, अनुकरण करके छात्र पढ़ता है। तो ये होती है आपकी यंत्र विधि। आज के आपके लास्ट क्वेश्चन बाकी है यहाँ पर 95। 15 क्वेश्चन अपन रोज लेते हैं, तो आज का 95 का अंतिम क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के चरण है। बालक को आपको पढ़ना सिखाना है, पढ़ना सिखाने के कौन कौन से चरण है। देखो यह पूछा है, पठन पूर्व स्थिति, प्रारंभिक चरण, संक्रमण काल और उपयुक्त सभी। देखो पठन से पूर्व की स्थिति में बालक स्टार्टिंग करता है, फिर प्रारंभिक चरण में क्या करता है, थोड़ा 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 पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद आपका आता है संक्रमण काल, और उसके बाद आपका आता है, एक यहाँ छूट गया उपयुक्त सभी, इसका उत्तर सही है, एक छूट गया था, उसके अंतिम में द्रुत गति से पढ़ना। तो ये चरण होते हैं इसके, देख लो आप। सबसे पहले पठन पूर्व स्थिति होती है, फिर प्रारंभिक चरण होता है, फिर संक्रमण काल होता है, फिर द्रुत गति से पढ़ना। और जब बालक द्रुत गति से पढ़ना सीख जाएगा, मतलब उसने पठन सीख लिया। द्रुत गति मतलब तेज तेज पढ़ना, पाठ का वाचन अटकेगा नहीं और तेज तेज पढ़ना शुरू कर देगा, मतलब उसमें पढ़ने में वो पारंगत हो गया, उसने अच्छे से सीख लिया। तो आपका उत्तर तो सही था, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक बच गया था, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। अब संक्रमण काल, आपके दिमाग में विचार आया होगा कि ये क्या चीज है, कहाँ से आया संक्रमण काल। तो देखिए, पढ़ने की क्षमता आने के बाद अर्थ ग्रहण पठन का द्वितीय चरण है, जिसे हम संक्रमण काल भी कहते हैं। द्वितीय चरण को ही हम संक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ने की, ये देखो यहाँ पर क्या था, पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक चरण हमने सीख लिया था। अब प्रारंभिक चरण सीख लेने के बाद बालक क्या करेगा, अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेगा, और जब अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो वह स्थिति होती है संक्रमण काल। और जब अर्थ ग्रहण करना की कोशिश करने के बाद बालक को अच्छे से पाठ समझ में आने लग जाएंगे, फिर वो पाठ का वाचन तेज गति से करने लग जाएगा, तो द्रुत गति से पढ़ने लग जाएगा। तो ये 4 चरण है तुम्हारे, वह पढ़ने के सीखने के चरण है, और जिसे हम ये देखो संक्रमण काल भी कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको, अगर आप मेरे को मेरा मोटिवेशन बढ़ाओगे तो मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी शिक्षण विधियों से संबंधित। देखो आपके 95 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन तक मैं ले जाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने क्वेश्चन आपको हल करवा दूँ इम्पोर्टेंट, ताकि इसके बाहर कोई भी आपके रीड के अंदर, चाहे आप सेकेंड ग्रेड दो, कहीं पर भी आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सारे इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ के मैं आपको दे रही हूँ। फालतू के क्वेश्चन जो आपको देखते ही उत्तर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश मैं कम कर रही हूँ, है ना। आगे भी आपको मैं वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी, और शिक्षण विधियों से संबंधित भी अगर पूरा हो जाए और आप मुझे सराहना मिले आपकी, तो मैं आगे आपको व्याकरण के क्वेश्चन भी इस तरह से हल करवाऊंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।